है एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 5, जो आपकी वही सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री की। अब हमारा ये 5th चैप्टर है, जिसमें आपका ये 1857 और उसके बाद की क्रांति है, मतलब जो जो चीज़ें हो रखी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम देखेंगे नीतियाँ और लोग के बारे में देखेंगे। उसके बाद नवाबों की छीनती सत्ता किस तरीके से छीना गया है उसमें, और जनता की नज़र में किस तरीके से रहा है ये सब। सुधार की मतलब वहाँ की प्रतिक्रिया किस टाइप से चली है, ठीक है। और मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र कैसे रहा है, सैनिक और विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया है ना। ये सब चीज़ों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। आज ये आपका 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है ये आपकी एनसीईआरटी है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें आपका ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इसमें ध्यान देंगे जो हाईलाइटेड है वही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको समझने के लिए इसको आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है, नीतियाँ और लोग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नीतियाँ और लोग। नीतियाँ किस टाइप से रही हैं इसको आप हटा के हम यहाँ से देखते हैं। नवाबों की छीनती सत्ता यहाँ से देखते हैं ना, ठीक है। चलो, नवाबों की छीनती सत्ता किस टाइप से छीनी है। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, ठीक है। तो उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे उस समय। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है, नवाबों की सत्ता कैसे छीनी गई है उनके बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद के लिए बेटों को राजा मान लें, है ना। उनके गोद लिए हुए बेटे जो मतलब गोद ले रखी थी, उनके बेटे को क्या माना जाए, राजा माना जाए, ठीक है। उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, है ना। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिले, है ना। क्या बोला जा रहा है, जो उनके पिता को पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया था और क्या किया था, अवध के रियासत अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासत थी उस समय, ठीक है। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1801 में एक सहायक संधि हुई थी और संधि का नाम क्या था आपका देखेंगे। इसमें एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ठीक है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था उस समय। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, ठीक है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी सिर्फ, है ना। क्या बोला जा रहा है, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। ये मुगल के लिए बोला जा रहा था, मुगल बादशाहों के लिए, कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल क्या बोला जाएगा, राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इस कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से चली जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष ने अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण
परेशान थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। ठीक है, मतलब जो कंपनी थी उसमें अपने फ़ायदे के लिए नए नए नियम लाती थी, है ना। किसानों के बारे में नहीं सोचती थी और उनको जो काम करते थे उनके बदले क्या करती थी, कम वो उनको मजदूरी देती थी, तो उनका खर्चा नहीं चलता था उस समय। धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उसके बाद क्या देखते हैं, लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। किनका? उस जमाने में बोला जा रहा है बहुत सारे लोग समुद्र पार कर नहीं जाते थे। रीज़न क्या था? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो क्या बोलते थे, हम समुद्र पार नहीं करेंगे, है ना। तो सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें क्या किया गया था, सख्त सज़ा दी गई थी, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इन कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है ना। क्योंकि आपका जो पर्सनल रीज़न है, आप जो चीज़ को मानते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको, अगर सिपाही की नौकरी करनी है तो आपको समुद्र पार करना पड़ेगा। सिपाही गांव के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है, सुधारों पर प्रतिक्रिया देखेंगे इनकी क्या रही है। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। ये अंग्रेज के लोगों को सोचना था, उनकी ये थिंकिंग थी कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने कानून बनाए गए। मतलब इन लोगों का काम भी कुछ अच्छा था, है ना। इसमें क्या था, सती प्रथा जो कि बहुत रूढ़िवादी सोच थी, उसमें क्या किए अंग्रेज़ों ने इसको सुधारा। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। उस टाइम क्या होता था कि विधवा की शादी नहीं होती थी, है ना, तो इसको भी क्या किए, बढ़ावा दिए, कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित दिया, है ना, प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। ठीक है, तो इस कानून में प्रावधान क्या था देखते हैं। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीय को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर 6 में। इसमें आगे देखते हैं जनता की नज़र से क्या है उसमें। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप इसमें क्या बोले, 1-2 को पढ़ें। मतलब आपको समझने के बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट है पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम। क्या है ये, 84 नियमों की सूची, नहीं ये नहीं आएगा आपका, है ना। उसके बाद क्या है, ये आपका जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, ये भी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं है। ठीक है, हम सैनिक विद्रोह देखेंगे, जन विद्रोह कैसे बन गया था ये। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता था। उन्हें संचार, पहल कदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। ठीक है, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। क्या था देखते हैं।
मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा क्या था, सशस्त्र संघर्ष था, है ना। कब था ये? 19वीं सदी में। ठीक है, ये रहा इसमें चित्र है। मेरठ से दिल्ली तक देखते हैं, इसमें क्या है। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और शुगर की चर्बी लेप चढ़ाया गया है, इसी कारण क्या करते थे, उस कारतूसों को बनाने के लिए मना करते थे। 85 सिपाहियों यानी 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई थी। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को क्या किया, आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पे आमादा रहे, है ना, आमादा थे। लेकिन सवाल यह भी था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। किसको सौंपना चाहते थे? तो बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरी ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी थी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को क्या किया, आग लगा दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। किसको घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और उस शासकों के चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम भी सामने आए हैं। क्या किए हैं देखो इसमें। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला पाएंगे। ठीक है, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई, है ना। कौन समर्थन दिया? तो इसमें बहादुर शाह जफर ने। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिलता है। बगावत फैलने लगी इसमें। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए रुक गए। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोगों को बगावत के रास्ते पर चलने लगे। मतलब एक का देखा देखी क्या किए, जो वहाँ के कस्बों में रहते थे, है ना, गांव के लोग जो रहते थे वहाँ लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं पर
पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ दिया। ठीक है, उन्होंने खुद पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। किसके तहत है? तो बहादुर बादशाह जफर है ना, बादशाह बहादुर शाह जफर है ना, उनके तहत क्या है? गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए जब नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। किसको घोषित किया गया? तो बिरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के साथ मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती है ना, क्या है? राजी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका मध्य प्रदेश से कौन था? राजगढ़ से कौन था, है ना? मध्य प्रदेश से आपके मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों को क्या किया था? फौज तैयार किया था। अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासक ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। ठीक है, इससे लोगों को यकीन हो गया था कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति हो गई थी। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों को भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए थे। एक एक गांव हमारे खिलाफ है ना, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए आपका फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। ठीक है, उन अपने समर्थकों के साथ वे सभी अंग्रेजों से लड़ने को लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों को एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। वह इस बगावत के एक मुखिया व्यक्ति साबित हुए थे। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी क्या किया था? विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था और महीने तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके ने इस युद्ध में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, आज हम इतना देखेंगे, आगे हम कल देखेंगे इसमें कंपनी का पलटवार कैसे था। ठीक है।